हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का जो है ये अब जो है ऊर्जा स्रोत के ये सेकंड पार्ट है, जो कि अभ्यास प्रश्नावली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो है हम जैसा कि पिछला वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया था, ज्वारभाटा तक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जो देख लीजिए, क्लास 10th के साइंस अभ्यास प्रश्नावली से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको सभी लेक्चर मतलब वीडियो जो है मिल जाएंगे टोटल अभ्यास प्रश्नावली के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 7वें क्वेश्चन से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनका भी जो है फ़ायदा हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे वो सब किसी क्वेश्चन में यदि उनको जो है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो ये एनसीईआरटी से, तो इनमें जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभ्यास में आपके दिया है तो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन है। जैसे यदि कोई भी क्वेश्चन उन्हें नहीं समझ में आता है तो मैं जो सभी क्वेश्चंस को बताता हूँ, वहाँ से वो जो है उस क्वेश्चन को समझ लेंगे। जैसे ये सब आपको मान लीजिए आता है, आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं बारी बारी से मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज सभी क्वेश्चंस को जो है बताता चलता हूँ, तो उनका यदि कोई क्वेश्चन छूटा हो उनको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। पहला दिया है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरा बी दिया है समाप्त तथा अक्षय, और क्या ए तथा बी के विकल्प समान हैं। तो ये क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ जो है समझेंगे, और आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सभी मेरे साथ जो है लिखते चलिए। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा देखिए, मैं जो है एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप विद्युत, जैसे विद्युत उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, जैसे ये आपको पता होगा जल, नदियों पर बांध बनाकर। तो देखिए, जो नदियों पर बांध बनाया जाता है वो क्या किया जाता है, उनका जो है एक चक्रण होता है। जैसे मान लीजिए टरबाइन मशीन है, टरबाइन मशीन से, और ये मान लीजिए यहाँ से जल गिराया जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये घूम कर जो है यहाँ से हमें विद्युत देता है, और ये जल हमारा यहीं से मान लीजिए वापस ऐसे आकर यहाँ मान लीजिए हमारा जल आ गया। अब क्या करते हैं, सब इसी जल को फिर वापस यहाँ ले जाते हैं, और फिर इसी जल से यहाँ टरबाइन मशीन से हमें यहाँ से फिर जो है विद्युत ऊर्जा मिलती है, और फिर यही जल यहाँ पर आता है, फिर यही चक्रण वापस होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होता है, मतलब जो सामान होता है, उसका जो है वो ख़त्म नहीं होता है। इसी का प्रयोग कर कर हम कई बार प्रयोग करके जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे हम जो होता है विद्युत शक्ति का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो पदार्थ होता है ये नष्ट नहीं हो रहा है, और जैसे इसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये हमारा समाप्त नहीं होगा, ये एक चक्र के बाद पुनः हमें वो सामान जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये संसाधन मान लीजिए जल है, हमें एक बार यहाँ से ऊर्जा मिली, अब फिर ये जल वापस, यहाँ से मान लीजिए जल आ रहा है, अब हमें ये ऊर्जा मिली, अब फिर ये जल वापस आएगा, यहाँ से फिर मान लीजिए इस जल को हम ले जाकर फिर यहीं वापस कर देंगे, फिर हमें जो है ऊर्जा मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा फिर हमें मिल जाएगी। मतलब इसमें जो संसाधन होता है वो एक चक्र द्वारा होता है, जो कि कुछ समय बाद वो संसाधन हमें फिर से जो है प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। ये हमारा हो चुका। अब हम समझेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय, देखिए अब क्या आ गया, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपको जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा समझ में आएगा। जीवाश्म ईंधन, इसमें क्या होता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। इसमें क्या होता है, किसी सामान का हम कई बार उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में
एक बार जैसे इसका प्रयोग किया गया फिर हम उसका प्रयोग करके कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे डीजल एक बार जल जाएगा। पेट्रोल, लकड़ी का तो कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का भी मतलब नहीं, उतना नहीं करते हैं। तो ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जैसे इनका जब हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो ये जल जाएंगे, मतलब हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और लकड़ी भी होती है, तो लकड़ी का अगर हम लगातार प्रयोग करते रहें तो लकड़ी भी जो है ख़त्म हो जाएगी, मतलब राख बचेगी, तो राख का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा ईंधन जिसका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं वो दोबारा प्रयोग में काम लायक नहीं होती है, ऐसे ईंधन को हम कौन सा ईंधन बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। इसमें मैं ईंधन की बात करने लगा, तो इसे जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जिसका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं फिर वो जो है समाप्त हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों जो है क्लियर होगा। अब यहाँ दिया है एक, देखते हैं क्या दिया है, समाप्य तथा अक्षय। आप देखिए समाप्य तथा अक्षय, समाप्य तथा अक्षय, ये दो टॉपिक जो है दिए हैं। आप देखिए समाप्य क्या होता है, पृथ्वी पर जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा स्रोत समझिए, ऊर्जा स्रोत, तो ये सब क्या होगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन ये सब क्या होगा, ऊर्जा स्रोत सभी समाप्त हो जाएंगे। तो जो ऐसे ऊर्जा स्रोत होंगे उन्हें हम कहते हैं समाप्य। उन्हें क्या कहते हैं हम, समाप्य कहते हैं। तो ये समाप्य हो गया। अब अक्षय क्या होता है, अक्षय को हम समझाते हैं। अब देखिए अक्षय क्या होता है, जैसे ये क्या होंगे, जो प्रकृति में लगभग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे जल हो गया, जो मतलब जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे जल हो गया, सूर्य से हमें जो धूप मिलती है तो सूर्य ऊर्जा हो गया, और जल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये सब जो है मतलब समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं, अक्षय। ऐसे को हम क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है क्या ए तथा बी के विकल्प समान है, तो लिखेंगे हाँ। हाँ में आपको लिखना है अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अक्षय है, अक्षय है। इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्य है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, मतलब अभी हमने बताया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो समाप्त न हो। जैसे मैंने बताया टरबाइन मशीन है, यहाँ से जल गिराया जा रहा है, यहाँ से हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही है, अब यही जल फिर वापस गया, यहीं से फिर मतलब हमें ये ऊर्जा जो है एक बार मिलती जाएगी हमेशा ही, तो ये कभी समाप्त नहीं होंगे। और ये भी ऑप्शन किस में आ गया, अक्षय में। आप देख रहे हैं अक्षय में जल वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गए अक्षय, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे समाप्त हो गए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, तो ये क्वेश्चन है ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो आप पहला लिख लीजिए, ये सस्ते होते हैं। पहला यहाँ से लिखिए, इनका कैलोरी मान जो होता है उच्च होता है, उच्च कैलोरी मान, इनका कैलोरी मान उच्च होता है। दूसरा लिख लीजिए, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ये सब आप लिखते जाइए, मैं जो है बोलता जा रहा हूँ, प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा लिख लीजिए, इनका भंडारण यानी कि जैसे रख रखाव जो होता है, भंडारण ये आसान होता है, भंडारण आसान होता है। चौथा लिख लीजिए, आदर्श स्रोत के मैं गुण बता रहा हूँ,
इनका मूल्य जो है कम होता है, जैसा कि पहले मैंने बताया सस्ते होते हैं, मूल्य कम होता है। 5वां लिख लीजिए, ये पर्यावरण के प्रति मतलब प्रदूषण बहुत ही कम करते हैं, प्रदूषण कम होता है। 6ठा लिख लीजिए, हानिकारक अवशोषी की मतलब अनुपस्थिति होती है, जैसा कि यहाँ मैंने बताया पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ये सरल, लास्ट है, सरल व सुरक्षित होते हैं, सरल व सुरक्षित होते हैं और इनका उपयोग करने में सरल व सुरक्षित ये होते हैं, सरल व सुरक्षित उपयोग होता है इनका। तो यही जो है 6 इनके जो है टॉपिक थे। अब एक और टॉपिक है हानिकारक पदार्थों की मतलब कम इसमें अनुपस्थिति होती है, तो ये प्रदूषण में जो है आ जाएगा हमारा। अब आई होप आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अधिक में मतलब एक एक लाइन में जो है इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो देखिए जहां जो है धूप कम होगा, जैसे ध्रुव पर होता है वहाँ कहीं कहीं धूप जो है कम होता है, तो सौर कुकर कब काम करेगा? जब हमें धूप मिलेगी। तो यही पूछा है, क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं, क्योंकि जहाँ धूप हमें नहीं मिलेगी वहाँ सौर कुकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब पहले पूछा है लाभ तथा हानियां। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लाभ तथा हानियां पूछा है, तो हम लाभ देख लेते हैं किसका, सौर कुकर का, सौर कुकर का लाभ, सौर कुकर लाभ। तो यहाँ से हम इसके लाभ के बारे में पहले चलते हैं। पहले लिख लीजिए, ईंधन की लागत मूल्य कोई नहीं होती, क्योंकि जब हमें सूर्य से जो है एनर्जी मिल रही है तो हमें ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं, ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब आप लिखते जाइए, ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरा लिख लीजिए, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा है, ये जो तत्व होते हैं मतलब पोषक तत्व, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, सभी सुरक्षित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। ये सब आप लिखते जाइए, मैं जो हाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा, मतलब स्किप करके देखते जाइए। ये जो है भोजन में पोषक तत्व सभी जो है हमारे सुरक्षित होते हैं। और इसमें क्या होता है, का जो एक समय पर कई खाद्य पदार्थों को पकाना संभव होता है, मतलब एक ही साथ इसमें कई खाद्य पदार्थों को जो हम पका सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, एक साथ कई खाद्य पदार्थों को पकाना संभव होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए। ये तो इसके लाभ हो गए। अब हम देखेंगे हानियाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसका लाभ भी होता है और कुछ उसका नुकसान भी होता है। तो हम हानियाँ को अब देखेंगे। हानियाँ क्या होती हैं इसमें, इसमें क्या होता है, भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। दूसरा है, इसमें जैसे बादल वाले दिन, जब बादल रहेंगे तो भोजन ऑफकोर्स नहीं पकेगा, क्योंकि बादल वाले दिन जो है सूरज नहीं दिखाई देता, जिसके कारण सौर कुकर जो है हमारा काम नहीं करेगा। तो बादलों वाले दिन, ये बादल वाले दिन काम नहीं करेगा। तो ये आप देखिए, राइटिंग जो है थोड़ा गलत है, हैंड राइटिंग, तो आप इसे देख लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। बादल वाले दिन काम नहीं करेगा ये। इसके लिए क्या होता है, तेज धूप की आवश्यकता होती है, तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है। और जैसे इसमें कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे रोटी हो गया,
इन सभी रोटी जो है काफ़ी टाइम लेता है, तो इस सभी पदार्थ जो है पकाने में संभव नहीं है, मतलब रोटी पकाने में संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे रोटी हो गया, तो ये सब इसमें जो है पका नहीं सकते क्योंकि अधिक समय लगेगा। तो ऐसे ही इसके जो है कुछ हानियां हो गई, 1 2 3 4 4 इसके जो है हानियां हो गई। और जैसे जब इसका समय आएगा, क्या बोलते हैं, शीत ऋतु, जिसमें बादल ही बादल होते हैं, कोहरा हो जाता है, तो हमें धूप जो है सूर्य कई कई दिनों तक जो है नहीं दिखाई देते, तो इस समय इसका प्रयोग, सौर कुकर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सब इसकी जो है कुछ हानियां और लाभ हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो पर्यावरणीय परिणाम क्या है, मतलब पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ऊर्जा की बढ़ती मांग का, तो ये भी हम देखते हैं। और उसका उपाय भी लिखना है कि उससे मतलब कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं प्रभाव, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पर, पर्यावरण पर, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका, ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है। तो पहला आप लिख लीजिए, देखिए जब संसाधनों का जो है अधिक प्रयोग किया जाएगा, पहला संसाधनों का अधिक प्रयोग, ये पहला हो गया। जब संसाधन हमारे अधिक प्रयोग किए जाएंगे तो जो है पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक होगा। दूसरा है अधिक मात्रा में, जैसे अधिक मात्रा में ऊर्जा स्रोत का उपयोग तथा अवशेषों के द्वारा प्रकृति संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा, ये सब जो है प्रदूषित हो रही है। जैसे अब हमें घर बनाना है तो हमें जंगल को काटना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ रहा है। तो तीसरा आप लिखिए, ये जंगल आप समझते, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए, वैसे आप उसको समझ में आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस, ये मेन है, ये आप मत छोड़िएगा, ग्रीन हाउस, इसे मैं पूरा लिख देता हूँ, गैसों की बढ़ती मात्रा, गैसों की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। तो ये हमारा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हो गया। जो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है, जो प्रदूषण होगा, फर्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जो है बढ़ेगी, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है लिखिए, किसमें जो है जब हमें जैसे बांध बनाना होगा कहीं, या पवन फॉर्म बनाना होगा जिससे हमें पवन ऊर्जा मिल सके नाभिकीय संयंत्र के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं जैसे जंगलों को या कई कई जैसे जो खाली स्थान हो वहाँ हमें जो है जगह लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं उनका जो है नाश होने लगता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण होने लगता है, और जो जीव जंतु हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये जो है इसका चौथा हो गया। तो इसे आप लिख लीजिएगा, जंगल काटेंगे तो ये सब इसका जो है हो गया। यहाँ तक इसके जो है प्रभाव हो चुके हैं। अब लिखते हैं हम इसका कैसे बचत इससे किया जा सकता है। तो ये सब प्रभाव जो है आप देख सकते हैं, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे कैसे बचत किया जाता है ये हम देखेंगे नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है जैसे व्यक्ति वाहनों का कम प्रयोग होना, मतलब अब हमें दूर कहीं जाना है तो
जैसे व्यक्ति वाहनों का कम प्रयोग, इसका मतलब क्या करें, जैसे बस का प्रयोग करना, बस का प्रयोग करना। देखिए बस में जो है अधिक व्यक्ति आ जाएंगे और डीजल की मात्रा भी जो है हमें कम लगेगी। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल से सभी व्यक्ति जाए तो डीजल की मात्रा भी अधिक लगेगी और कहीं ना कहीं ये जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, लेकिन ये जो है खतरे होते हैं। अगर हम बस में जाएंगे तो अधिक व्यक्ति भी इसमें आ जाएंगे बस में, और हमें जो है डीजल की मात्रा भी कम करें, मतलब व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग मतलब बस का प्रयोग करना। दूसरा क्या है, जिससे ईंधन की जो है बचत हो पाएगी। और दूसरा लिख ली, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करना, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करना। तीसरा है भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर जैसी युक्तियों का प्रयोग करना। चौथा है घरों में, मतलब ये आप लिख लीजिए, घरों में मतलब सभी लोग जब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं एनर्जी मतलब ईंधन का जो है बचाव होगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी मतलब एक एग्जाम्पल है इसमें बचत के लिए। पांचवा है कम दूरी, मतलब अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो वहाँ आप पैदल चले जाइए या साइकिल से चले जाइए, जिससे यदि आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो वहाँ भी आपको कुछ ईंधन का जो है लॉस होगा। तो इसी में कह रहा है पांचवे में कि जो है आपको कहीं अगर जाना है 1 किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो वहाँ आप जो है साइकिल से या पैदल चले जाइए, यहाँ भी हमें ईंधन का बचाव होगा। सातवां है, ये आप जो है लिखते जाइए, अधिक पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे जब लगाएंगे तो संतुलन हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही कम होगा। तो ये भी है। और कचरों का जो है सही जगह प्रयोग करना, ये हमारा लास्ट है। कचरों का डस्टबिन में प्रदान करना, मतलब कचरों का प्रयोग डस्टबिन में छोड़ना, यानी कि कूड़ेदान में छोड़ना और कचरा जो है कम घर से बाहर निकालना। तो ये सब जो है हमारे ईंधन के बचत में मतलब पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही जो है मायने रखते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में करा चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। अगर हमारी वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसी के साथ बोलते जाइए जय हिंद जय भारत।